Hello everyone, welcome back to my YouTube channel ज्ञान यात्रा। माय नेम इज आभा दुबे एंड आज जो मैं आप लोगों को लेक्चर लेने वाली हूँ या जो पढ़ाने वाली हूँ वो है आपका टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड एंड द टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्याएं। कभी कभी कुछ लोग इसको सम्मिश्र संख्याओं की जगह पे जटिल संख्या भी लिखते हैं, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, चाहे उसे सम्मिश्र संख्या लिख लो या जटिल संख्या मतलब कठिन संख्या या जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है देखने में। ठीक है, तो आज इसका लेक्चर 1 है, देन उसके बाद में फिर और भी इसके लेक्चर्स होंगे बिकॉज चैप्टर काफी ज्यादा लंबा है। तो इस वजह से आइए स्टार्ट करते हैं कि सम्मिश्र संख्या से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक क्या ले सकते हैं। तो देखिए, सम्मिश्र संख्या की अगर हम बात करते हैं तो पहले ये पता लगना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्विस गणितज्ञ एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था आइलर। कहीं कहीं आप लोगों ने इनका नाम सुना भी होगा। इन्होंने 1748 में वास्तविक संख्या -1 के वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक, और ये प्रतीक आपके पास क्या था, आई, जिसको हम लोग आयोटा कहते हैं, का प्रयोग किया था। नाम अगर याद रखना चाहे तो याद रख लीजिए, वरना हर जगह आयोटा नहीं बल्कि सिर्फ आई का ही पूछा जाता है। तो प्रतीक मतलब यहाँ किसी का नाम मत समझ लीजिएगा, प्रतीक मतलब होता है सिंबल। मतलब -1 को डिनोट करने के लिए इन्होंने एक सिंबल का यूज किया जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इससे रिलेटेड, इससे हमें क्या पता लगा, इससे पता ये लगा कि I² की वैल्यू -1 होती है। मतलब इन्होंने क्या बोला था कि I की वैल्यू √-1 है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा I² की वैल्यू -1। अगर हम इसकी फिर से स्क्वायर करते हैं तो I की पावर 4 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। ठीक है ना, तो इतना याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि I² की वैल्यू क्या होती है तो आपका आंसर आएगा -1, और अगर आपसे कोई पूछता है कि I की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है तो वो आप लिखेंगे 1। बात समझ में आ गई। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं जो कि मैं आपके यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, और उन नोट्स में ये है कि अगर इस आयोटा का मल्टीप्लाई अगर आप 0 के साथ कर रहे हैं या 0 का मल्टीप्लाई आयोटा के साथ कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। ये तो आपको हमेशा ही पता होगा कि किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू वही आती है, मतलब 0 आती है, सॉरी 1 से करेंगे तो सेम आएगी। दूसरा ये है कि अगर हम a का मल्टीप्लाई आयोटा से करते हैं तो वैल्यू 0 आती है। दैट मीन्स a की वैल्यू अगर 0 है तो। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन आपकी होती है कि I की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये 3 ऐसी कंडीशंस हैं जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, तो इनको आपका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? सॉरी। अब चलते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, मतलब इमेजिनरी नंबर होते क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर को हमेशा माइनस में लिखा जाता है और साथ में वर्गमूल का निशान भी लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मतलब यहां लिख लेते हैं कि किसी ऋण, मतलब होता है माइनस वाली संख्या। ठीक है, किसी ऋण वास्तविक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। ओके, इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास में एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी नंबर ले लो, √-4 ले लो,
रूट -3/7 ले लो, तो मतलब रूट में भी है साथ में माइनस भी है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या हो गए, काल्पनिक संख्या हो गए। बात समझ में आ गई। तो ये संख्या आपकी काल्पनिक संख्या हो गई, मतलब इसमें ऋण भी आ रहा है, मतलब माइनस का साइन भी आ रहा है, और साथ में अंडर रूट भी आ रहा है, मतलब वर्गमूल भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये काल्पनिक संख्या हो जाती है। ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। मतलब आपका टॉपिक अब यहां से शुरू होगा कि आखिरकार जो सम्मिश्र संख्या है, जो आपने लिया है कि सम्मिश्र संख्या का आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आखिरकार सम्मिश्र संख्या क्या होती है। तो इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं कि अगर आपके पास मान लो कि कोई भी दो नंबर है ए और बी, ठीक है ना, ये तो आपके रियल नंबर्स होते हैं, सीधी बात है, इनको मान लेते हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे, मतलब अगर आपके पास में a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 7 है, और अगर आपने इसको 4 प्लस आई 7 या फिर आप इसे 4 प्लस 7 आई लिख देते हैं, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये आपका आ गया a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो अगर ये नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया है, जिसे हम लोग z से डिनोट करते हैं, तो ये आपकी सम्मिश्र संख्या मानी जाती है। जैसे कि 2 प्लस 3 आई ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसमें से पूछा गया कि रियल पार्ट क्या है z का, तो ये आपका आ जाएगा 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है जिसके साथ में i लगा होगा, इसका मतलब 3। तो कभी कभी इस तरह के भी नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये आपका एग्जाम्पल था कि अगर आपके पास में 2 प्लस 3 आई दे रखा है, अगर आप उसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, तो रियल पार्ट को लिख देंगे 2, क्योंकि उसके साथ में आई वगैरह नहीं लिखा हुआ है, आयोटा नहीं दे रखा है, और जिनके साथ में आयोटा या आई से ये मान सकते इमेजिनरी नंबर लिखा हुआ है, तो वो आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। आगे चलते हैं, इसमें लिखा है कि शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या, वास्तविक और एक इसके बाद होगी अकाल्पनिक। ठीक है, तो वास्तविक में लिख सकते हैं कि अगर कोई भी z या कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या अगर आपकी दे रखी है, तो ये अगर आपकी सम्मिश्र संख्या है, तो यह शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या तब होगी जब इसका काल्पनिक पार्ट 0 हो जाएगा। अगर इसका काल्पनिक भाग 0 हो जाएगा तब। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि अगर आपका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसका मतलब ये नंबर आपका शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। और जिसमें भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, इसका मतलब वो शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। और ऐसे ही अगर हम लोग काल्पनिक की बात करते हैं, तो इसका मतलब काल्पनिक का मतलब है कि जो आपका रियल पार्ट होगा वो वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। जहां पर ये आर मतलब रियल पार्ट को डिनोट करता है, और यहाँ ये लिख सकते हैं कि जो z है आपका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या को डिनोट करता है। मतलब अगर शुद्ध वास्तविक संख्या पूछा जाएगा तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, और जब शुद्ध काल्पनिक की बात होगी तो रियल पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, काम आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पर। इसमें लिखा हुआ है कि एक वास्तविक संख्या कभी भी एक काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इस बात को आपको प्रूव करना है। एक वास्तविक संख्या कभी भी काल्पनिक संख्या नहीं हो सकती है, तो इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम ये मान लेते हैं, लेट वास्तविक संख्या कौन कौन सी थी, a और b ले लेते हैं, तो यहाँ ये मान सकते हैं वास्तविक संख्या कभी भी काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मतलब a भी 0 ले लेते हैं कि a 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, एंड a की वैल्यू i b के बराबर ले लेते हैं। ये सिर्फ मैंने माना है ताकि ये थ्योरम को प्रूव कर सके।
इम्पोर्टेंट है। बाई चांस ये पूछ सकता है कि एक वास्तविक संख्या कभी भी डैश के बराबर नहीं हो सकती है, उसके बाद 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो आपको टिक लगाना होगा कि कौन सा आंसर सही है, लेकिन प्रूविंग आती नहीं बिकॉज वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक वास्तविक संख्या कभी भी एक काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हमने ले लिया है कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और a बराबर ib दे रखा है। ठीक है, अगर हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर बराबर आ गया आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू अभी आइलर ने बताई थी -1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू -b स्क्वायर, तो इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हो गया 0। अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर का एडिशन 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि a बराबर भी 0 हो सकता है और b बराबर भी 0 हो गया होगा। ठीक है, एक पॉइंट है उसको नोट याद रखिएगा, द स्क्वायर ऑफ all numbers are 0 when numbers are 0 मीन्स अगर आपके पास में कोई भी नंबर 0 है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो भी 0 के ही बराबर होता है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास में कोई नंबर है, अगर आप ये कह रहे हैं कि a बराबर 0 है तो a स्क्वायर भी तो वैल्यू 0 होगी ना। बट अभी मैंने यहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा कि a बराबर 0 है, b बराबर 0 है, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर भी 0 हो जाएगा और b स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि लेकिन हम लोग लेकर क्या चले थे, हम लोग लेकर चले थे कि a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि हम लोगों ने मान रखा था। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, कंट्राडिक्शन आ रहा है, मतलब जो हम लोगों ने बात लेके चली थी वो गलत हो गई है। तो इसका मतलब हो गया कि a कभी भी ib के बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए लिखा था क्वेश्चन में कि वास्तविक संख्या कभी भी काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, मतलब ये हो गई वास्तविक संख्या और ये कभी भी काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये संख्या आपकी प्रूव हो गई। आता नहीं है इसलिए इसको बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से आपके ना क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इवेल्युएट द वैल्यू 1/i⁻58 दे रखा है। देखो मैंने अभी बताया था कि आइलर ने ये बोला था कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है और i⁴ इक्वल टू 1 होता है। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसे। पहले इसे ना 4 के ही पार्ट में बना लेते हैं। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, फोर्टीन 4 जा 56 और यहाँ लिख लेते हैं आई स्क्वायर, तभी तो 58 हो गया ना। 14 4 जा हो गया 56 और 2 मिलके हो गया 58। अब देखो i⁴ 1 होता है तो इसका मतलब ये वैल्यू तो 1 हो गई। अब बची आई स्क्वायर वैल्यू, इसको लिख लेते हैं यहाँ। और आई स्क्वायर की वैल्यू अभी हम लोग को पता है कितनी आई थी, -1। तो -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बेटा -1 ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस वैल्यू को निकाला जाता है। ठीक है, i⁴58 को इसी तरह से निकाला जाएगा। इसके अलावा भी कोई सिंपल मेथड आई होप सो कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू तो ऐसे ही निकाला जाएगा। अब यहाँ लिखा है जैसे i⁻19 का मान बताना है। i⁻19 का मान निकालते हैं पहले। तो देखो इसको लिख सकते हैं i⁴ अब पूरे की पावर लिख लेते हैं 4, मतलब 4 4 जा 16, 16 तो यहाँ हो गया। कितने बच गए, 3 और बच गए, वो इधर लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1 इंटू i³ को लिख सकते हैं i² इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 इंटू आई, तो ये हो गया माइनस का आई, और ये हो गई आपकी वैल्यू i⁻19 की। ठीक है,
इस तरह से इसकी वैल्यू को फाइंड किया जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इस वजह से निकाला है। i की पावर 19, ठीक है, तो इस तरह से इसका वैल्यू निकाली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि i की पावर 457 की वैल्यू, बाय चांस मान लीजिए कि आप लोग को नहीं पता है कि 457 को किस तरह से इसको डिस्क्राइब करें, तो एक काम करिएगा, 4 से 457 को डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि हमें 4 के ही पेयर में बनाना है। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 कट हो गया, फिर 4 1 जा 4 17, 4 4 जा 16, कितना बच गया 1। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं i की पावर 4 और इस पूरे की पावर हो जाएगी 114 और मल्टीप्लाइड विद एक 1 बच गया है, इसका मतलब एक i बच गया। अब ये पूरी वैल्यू तो 1 हो गई, क्योंकि 1 की पावर 114 का मतलब ही 1 हो गया, तो यहां से सिर्फ आपका बच जाएगा i। तो इस तरह से ये सिंपल से टर्म में हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है नहीं, तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बाय चांस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये टॉपिक है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय क्या होता है। मीन्स आपको बताना है सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सेट पूछा गया है। तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज है कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय या प्रदर्शित किया जाता है, दोनों लैंग्वेज में लेके चल रहे हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना रहे। डिनोटेड बाय c, मतलब समुच्चय को c से डिनोट करते हैं। इसका मतलब c की वैल्यू क्या है, a प्लस ib, बिकॉज ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि a और b क्या करते हैं, रियल नंबर को डिनोट करते हैं। और ये तो बात सच है ना कि a और b जो होते हैं वो रियल नंबर ही होते हैं, लेकिन आयोटा लग जाने की वजह से वो कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां लिखा है कि सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ना और घटाना। देखो, इसके लिए सिंपल सा चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जोड़ने में क्या किया जाता है और घटाने में क्या किया जाता है। फिर उसके बाद आप इसकी वैल्यू को अच्छे से डिनोट कर सकते हैं। देखिए, जोड़ने के लिए आपको दो नंबर चाहिए, तो मतलब Z1 और Z2 ले लेते हैं, ठीक है। a प्लस IB और दूसरा भी a प्लस IB ले लेते हैं, लेकिन ये A1 B1 हो गया, ये A2 B2 हो गया, ठीक है। अगर हम जोड़ रहे हैं दोनों को तो यहाँ पे लिख लेते हैं Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, तो रियल पार्ट पहले जुड़ जाएंगे A1 प्लस A2 प्लस इमेजिनरी पार्ट जुड़ेंगे, तो ये हो गया I और फिर हो गया B1 प्लस B2। अगर यहाँ पे पूछा जाएगा रियल पार्ट क्या है, तो लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 प्लस Z2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। A1 प्लस A2 है ना। अब फिर अगर ये किसी ने पूछ लिया कि Z1 प्लस Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसमें कि I लगा है, ठीक है ना। तो अगर इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे तो इसका मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई। बाय चांस अगर आपसे किसी ने पूछा कि जोड़ तो दिया, अब घटाया कैसे जाएगा, तो बस जहां पर प्लस है वहां वहां माइनस आ जाएगा। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2 माइनस I B1 प्लस B2, ठीक है। B1 प्लस B2 मैंने इसलिए लिख रखा है कि बाई चांस अगर आप इसको माइनस करके देखते हैं, चलो अच्छा माइनस करके देख लेते हैं। जैसे लिखा है Z1 प्लस
Z1 इज इक्वल टू A प्लस आई B1, ठीक है, और Z2 इज इक्वल टू दे रखा है A प्लस आई B2। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो Z1 माइनस Z2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा A1 प्लस आई B1 माइनस A2 माइनस आई B2, ठीक है। साथ में रखते हैं तो A1 माइनस A2 हो गया, प्लस यहाँ I कॉमन हो गया तो B1 माइनस B2। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ जाके हम इसको सही कर लेते हैं कि A1 माइनस A2 रहेगा, यहाँ A2 है, ओके। तो यहाँ हो जाएगा A1 माइनस A2 प्लस आई B1 यहाँ माइनस B2, ठीक है। तो यहाँ पर भी A1 माइनस A2 प्लस आई B1 माइनस B2 हो गया। तो इस तरह से हम ये सब्ट्रैक्शन वाला पोर्शन को सॉल्व करते हैं। अब इसकी यहाँ जरूरत तो है नहीं, वो तो हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए निकाला था। तो अगर बाई चांस किसी को याद नहीं रहता है तो वो इसकी भी हेल्प से निकाल सकता है, ठीक है। मुझे कंफर्म करना था तो मैंने निकाल लिया, ओके। तो इस तरह से इसका भी रियल पार्ट लिखेंगे अगर, तो हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2। और अगर जब हम इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ B1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ B2। तो इस तरह से हम जोड़ना और घटाना निकालते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि घटाने को कहीं कहीं पे व्यवकलन भी लिखा होता है, तो समझ जाइएगा कि ये यहाँ पे माइनस की ही बात कर रहा है, ठीक है, माइनस की ही बात ये कर रहा है। अब चलते हैं सम्मिश्र संख्याओं का गुणा, ठीक है, कि इसका हम गुणा कैसे करते हैं। तो देखो, अगर आपके पास में नंबर लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला, Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आई B1 और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आई B2 लिखा हुआ है, और अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, गुणा करते हैं, तो ये लिख सकते हैं A1 प्लस आई B1 मल्टीप्लाइड विद A2 प्लस आई B2। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया A1 A2 प्लस आई A1 B2 प्लस आई A2 B1 प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा B1 B2। आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी बताई थी कि -1 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस आई A1 B2 प्लस A2 B1 माइनस B1 और B2। अगर हम साथ में रख लेते हैं तो ये हो जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आई कॉमन हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 A1 B2 प्लस A2 B1, ठीक है। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, बट वहां पे मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास पहले से ही वैल्यू दे रखी रहेगी, उसके लिए आपको A और B लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि सीधी बातें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके कुछ गुण भी तो होने चाहिए ना, तो प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आती है। पहली चीज तो इसकी है। दूसरी बात यह है कि चाहे आप Z1 Z2 कर लो या Z2 Z1 कर लो, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास 3 नंबर हैं और इनका अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पोजीशन बदल देने से उनके मल्टीप्लिकेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब चाहे आप 4 2 लिखो या 2 4 लिखो, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। 4th नंबर पे है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी से 1 से मल्टीप्लाई कर लो या 1 को Z से मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू हमेशा Z ही आएगी क्योंकि वही नंबर आता है, ठीक है। और 5th पॉइंट ये है कि Z और Z1 की वैल्यू 1 आती है या फिर Z1 Z लिख सकते हैं। ये तब फॉलो होता है जब हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तब हम इस तरह से लिखते हैं कि मतलब अगर आपके पास में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 4 नंबर दे रखा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 + 4i दे रखा है पहले से ही तो उसका 2 + 4i हो जाएगा, और अगर 2 + 4i पहले से दे रखा है तो उसका 1/2 + 4i हो जाएगा। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी बात है वैल्यू कट हो जाएगी तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ लिखा हुआ है गुणात्मक प्रतिलोम सम्मिश्र संख्याओं का भाग। मतलब आपको बताना है कि अगर हम भाग करते हैं तो क्या होता है। तो देखो जैसे ही इसका मल्टीप्लाई किया वैसे इसका भाग कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब अगर आप भाग करते हैं, आपके पास में Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, तो अगर आप इनको भाग करते हैं तो इसका मतलब हो गया Z1 / Z2 नॉर्मली। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे भाग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी दो नंबर को अगर आपको डिवाइड करना है तो आप इसी के थ्रू इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी सेम वैसी ही प्रॉपर्टी फॉलो होती है। यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं कि Z1 = A1 + IB1 है एंड Z2 = A2 + IB2 है। आज वाली क्लास चूंकि फर्स्ट क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इसलिए थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट कम है। लेकिन आप लोग की जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाली क्लास होगी उसमें आप लोग को क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेगा, थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सम्मिश्र संख्याओं की समानता क्या होती है। देखो समानता का मतलब हो गया, नाम से ही पता है इक्वालिटी की बात हो रही है। मतलब अगर आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं Z1 और Z2 जिनकी वैल्यू है A1 + IB1 और ये हो गई A2 + IB2, तो अगर समानता की बात आ रही है इसका मतलब Z1 और Z2 आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब इसका रियल पार्ट बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा। मतलब A1 और A2 आपस में बराबर होंगे और साथ में B1 और B2 भी आपस में बराबर ही होंगे। ये बात हो रही है रियल पार्ट की और यहाँ पर बात हो रही है इमेजिनरी पार्ट की। बात समझ में आई कि अगर आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और अगर उनका रियल पार्ट बराबर है और या फिर इमेजिनरी पार्ट बराबर है, इसका मतलब दोनों ही समान है। ठीक है, ओके, अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस जो हम लोग को सॉल्व करने हैं, फाइंड करना है वैल्यू को एंड फिर उसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है आपका I की वैल्यू 37 है प्लस 1/, I की वैल्यू 67 है। इसको कन्वर्ट करते हैं तो देखो इसको लिख सकते हैं I की पावर 37 को I की पावर 4 और इस पूरे की पावर 9 4 36, हमें चाहिए 37, तो एक I आ गया। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं तो I की पावर 4 की पावर 16 कर लेते हैं तो 64 हो गया और हमें चाहिए 67, तो 3 और बच गया। ठीक है, अब देखो I की पावर 4 वाला पोर्शन तो 1 हो गया, तो ये बचेगा सिर्फ I। यहाँ बचेगा 1/I की पावर क्यूब। क्यूब को लिख सकते हैं स्क्वायर इंटू I, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी I प्लस 1/- 1 इंटू I मतलब -I। अगर यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा I - 1/I। कभी भी जो I है ना उसको नीचे नहीं लिखा जाता, तो इसका मतलब इसमें ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये I से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा I माइनस, और I स्क्वायर मिलकर -1 हो जाएगा, तो यहाँ मिलकर हो गया प्लस I, और I प्लस I कितना होता है 2I, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। बात समझ में आई? आई होप सो कि यहाँ तक तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा सिंपल इजी जो भी मानना चाहे वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भी आपको वैल्यू बतानी है।
देखिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो लोग 4 से डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं ऐसे कर ले रही हूँ तो मैं ऐसे ही करके दे रही हूँ, ठीक है। बाई चांस अगर आप लोग को ना समझ में आए तो आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। आई की पावर 4, 77 चाहिए तो 17 नहीं, ओके 19 टाइम्स करेंगे तो 19 4 जा 76 हो जाएगा। हमें चाहिए 77 तो एक 1 और आ जाएगा। प्लस इसको लिख सकते हैं आई की पावर 4 की पावर 17 तो 68 हो गया, साथ में आ गया आई स्क्वायर। फिर ऐसे ही इसको करते हैं आई की पावर 4 की पावर 21 तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ओके। तो यहाँ आ जाएगा आई क्यूब बच गया। प्लस 4 1 4 का करेंगे तो आई की पावर 4 की पावर, ये तो बड़ा पड़ जाएगा, ये बड़ा पड़ जाएगा। 4 को 4 1 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 1 लेंगे 4 टाइम्स या 4 3 जा 12, 103 मल्टीप्लाइड विद आई स्क्वायर हो गया। अब पूरे की पावर क्यूब दे रखा है, ओके। चलो फिर सॉल्व करते हैं इसे। देखो इसका मतलब ये हो गया, ये वैल्यू तो जो पावर वाली वो तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ से बचेगा आई प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली चाहे तो लिख सकते हैं -1 होती है, इसकी वैल्यू -1 होती है एंड इसकी भी वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं तो आपकी जो टाइम है वो बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आई माइनस, और ये चूंकि 1 ही बच जाएगा, और फिर ये हो गया आई क्यूब और ये भी -1 बच जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, पूरे की पावर क्यूब लिखी हुई है तो आई है ये -1 मिलके -2 हो गया, और आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, तो मतलब आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसका मतलब इसको हम डायरेक्टली यहाँ से हटा कर लिख सकते हैं माइनस का आई, और पूरे की पावर 3 लिखी हुई है तो आई प्लस आई माइनस आई, सॉरी ये और ये वैल्यू कट हो गई तो बचेगा सिर्फ -2 की पावर 3, तो -2 की पावर 3 का मतलब हो गया माइनस का 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब खुद सोच लीजिए क्वेश्चन कितना बड़ा था और आंसर कितना छोटा सा आया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यही होता है कि जो क्वेश्चन होता है ना वो काफी लेंदी दे रखे रहते हैं, तो बच्चों को उससे कंफ्यूजन हो जाती है कि मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा है तो उसका सोल्यूशन भी इतना ही बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सोल्यूशन बहुत छोटा सा है और आप लोग को समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। फाइंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ लिखा है 1 प्लस आई की पावर 6 प्लस 1 माइनस आई की पावर 3। देखो ये जो 1 प्लस आई की पावर 6 है ना, इसको हम लोग स्क्वायर की पावर 3 कर लेंगे। एक मिनट ब्रैकेट चेंज कर दे रही हूं मैं, मतलब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई की पावर 2 और पूरे की पावर हो गई है 3 प्लस ये हो गया 1 माइनस आई की पावर 3। सॉल्व करते हैं इसे। फॉर्मूला हम लोग को पता ही है क्या क्या होता है। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक फॉर्मूला होता है a प्लस, यहाँ पे माइनस वाला है, चलो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड इन ब्रैकेट a माइनस बी। सॉल्व करते हैं इसे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, ठीक है। पावर 3 हो गई क्योंकि स्क्वायर वाला पोर्शन सॉल्व हो गया, और यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आई क्यूब, सॉरी माइनस है, वेट 1 माइनस आई क्यूब माइनस 3, a की जगह हो गया 1 इंटू आई
एंड इन ब्रैकेट लिखा हुआ है 1 माइनस आई। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो 1 और -1 मिलके तो 0 हो गया, तो सिर्फ बचेगा 2i का क्यूब प्लस, अभी यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 1 तो 1 ही लिखा हुआ है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, यहाँ मिलके प्लस हो गया, तो सिर्फ यहाँ से बचेगा प्लस का आई माइनस ये हो जाएगा 3i प्लस 3i स्क्वायर हो गया, तो 3i स्क्वायर मतलब माइनस का 3 बच जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का 3 क्यूब। अब यहाँ हो गया, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 8i क्यूब, आई क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 2i पावर क्यूब। अब इसको तो इस तरह से नहीं, सॉरी क्यूब क्यों, ये तो सॉल्व हो गया ना, ये तो सॉल्व हो गया, इसमें तो क्यूब लगेगा ही नहीं, फिर फॉर्मूला तो लगा ही लिया। हाँ, तो ये हो गया -2 माइनस 2i के -2 माइनस 2i हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया माइनस का 8i माइनस 2 माइनस 2i, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 10i, ये आ जाएगा -2 माइनस 10i, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। स्पेस कम था तो इसलिए दो स्टेप को एक साथ ही सॉल्व किया गया है। आई होप सो आप लोग को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड ऑफ a प्लस आई के फॉर्म में इसे लिखना है। तो देखो मैंने भी क्या कहा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस आई दे रखा है, 1 प्लस 2i दे रखा है, सॉल्व करते हैं तो एक बार 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 2i के साथ हो जाएगा, प्लस एक बार i का मल्टीप्लाई भी 1 प्लस 2i के साथ हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i प्लस i प्लस 2i स्क्वायर। अब i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि i स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i प्लस i माइनस 2, ये हो जाएगा 3i माइनस 1। तो ये फॉर्म में आ गई, ये फॉर्म में आ गई आपकी a प्लस आई बी के फॉर्म में, या इसको ये लिख सकते हैं -1 प्लस 3i, ताकि b वाला पोर्शन बाद में था, तो इस तरह से इसे हम डिनोट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, इसको भी a प्लस आई बी के रूप में सॉल्व करना है। जब नीचे कोई नंबर दे रखा रहता है बेटा तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर -2 प्लस आई दे रखा है तो मतलब -2 माइनस आई -2 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ऊपर 3 से करेंगे तो हो जाएगा -6 माइनस का 3i माइनस का 4i माइनस का 2i स्क्वायर। चलो 2i स्क्वायर लिख लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ये -2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a माइनस b, a प्लस b लिखा है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे तो हो जाएगा -6 माइनस का 7i हो जाएगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये हो गया प्लस का 2, ये हो जाएगा 4 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, सॉरी आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया +1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7i माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5। अलग अलग ऐसे कर लेते हैं, पहले रियल पार्ट होता है तो माइनस का 4/5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस का 7/5i, तो इस तरह से हम इसे a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसे a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस आई का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे, हमें पता है एक फॉर्मूला a प्लस आई का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो यहाँ वैल्यू रखते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई मतलब 4i। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगी 4 - 1 प्लस 4i, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 प्लस 4i। और नीचे प्लस है तो इसका मतलब जो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 4i 3 - 4i से हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 - 4i डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 - 4i डिवाइड बाय 9। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये +1 हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे 3/25 माइनस 4/25i। 3 - 24i सॉरी 3/24 माइनस 4/25i, इसका मतलब इसको हमने a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है ना, इस तरह से इसकी वैल्यू को फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी इसी में कन्वर्ट करना है, तो इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाए। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉन्जुगेट, अच्छा पहले कॉन्जुगेट कर लेते हैं, तो 1 - i का होता है 1 + i 1 + i। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर देखिए 1 + i 1 + i 1 + i का स्क्वायर हो गया और यहाँ लिखा है 1 + √3i। नीचे हो जाएगा a - b a + b, तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + i स्क्वायर मतलब -1 प्लस 2i, फिर यहाँ हो जाएगा 1 + √3i और नीचे हो जाएगा 1 + 1। अब यहाँ पे वैल्यू कैंसिल हो गई, 2i का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2√3i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 से हम सभी को डिवाइड कर देते हैं तो ये बचेगा i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, चलो अभी नहीं लिखते हैं, 2 से सिर्फ डिवाइड कर दिया तो √3i स्क्वायर अपॉन 2 तो हट गया, तो यहां से बच जाएगा √3i स्क्वायर बच जाएगा। और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो इसे लिखेंगे i - √3, या इसको कभी कभी ये भी लिखते हैं माइनस का √3 + i। तो दोनों ही सेंस में आंसर आपके सही है। ठीक है, दोनों ही सेंस में आपके आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 3 - 4i अपॉन 4 - 2i 1 + i। इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क ले लीजिए और इसको आप लोग सॉल्व करके लेकर आएंगे। आई होप सो कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बाई चांस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे पूछ लेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, ओके ये पोर्शन दे रखा है, आपको सॉल्व करके बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 3i और ये दे रखा है, तो एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या x कर लेते हैं, तो ये हो गया 2x - 3xi प्लस 2yi माइनस 3yi स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + i। अब i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x और -1 की वजह से ये वैल्यू प्लस हो जाएगी 3y, ये एक तरफ आ गया, प्लस i अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा माइनस का 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4 + i। सॉल्व करते हैं इसे तो हो जाएगा 2x + 3y इक्वल टू 4, एंड अगर रियल पार्ट तो ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 3x + 2y इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे तो ये हो जाएगा, किसी एक में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई 2 से और इसको कर लेते हैं 3 से,
तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 8, और नेक्स्ट वाला हो जाएगा माइनस का 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6y वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। ये हो गया 13x इज इक्वल टू 5, 8 माइनस 3 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 5/13। x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हम किसी में भी रख देते हैं। मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 में मैंने वैल्यू रख दी, तो 2 इंटू 5/13 प्लस 3y इक्वल टू 4 आ गई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3y की वैल्यू 4 माइनस 10/13। सॉल्व करते इसे 52 माइनस 10/13 हो गया, मतलब 3y की वैल्यू आ गई 2, 4 डिवाइड बाय 13, 3 से कैंसिल करते हैं इसे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 13। इस तरह से हमारे पास दो वैल्यू आ गई। जहां पर आपकी जो फर्स्ट वैल्यू थी वो थी x की वैल्यू 5/13 एंड y की वैल्यू आ गई 14 डिवाइड बाय 13। इस तरह से हमने x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं आप लोग को होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क में ले लीजिए ताकि आप लोग को भी कुछ चीजें सॉल्व करने को मिलेंगी, तो आप लोग का माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। यहाँ निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने क्या कहा, जो भी वैल्यू होती है वो 1 में लिख दी जाती है, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। यही मैंने बोला था ना। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब i स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर भाई 3 होता है, प्लस 2a और b की जगह i √3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2i √3, और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 2i √3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है, इसका मतलब 1/-2 प्लस 2i √3 की बात हो रही है, या 2√3i लिख लो आप लोग। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस 2√3i हो गया, और यहाँ पे भी -2 माइनस 2√3i हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2 माइनस 2√3i डिवाइड बाय -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस √2 का स्क्वायर हो गया 4, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 4 3 से 12 लिख लेते हैं। i स्क्वायर -1 होता तो ये +1 हो गया, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी -2 माइनस 2√3i डिवाइड बाय 60। अलग अलग करते हैं इसे तो -2/16 हो जाएगा, मतलब -1/8, माइनस ये हो जाएगा √3i/8। तो इस तरह से मैंने इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया है। आप लोग इतने बड़े स्टैंडर्ड में हो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे डिवाइड नहीं किया, डायरेक्टली इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। ये क्वेश्चन आपका हो गया होमवर्क में। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले से ही इस फॉर्म में दे रखा है, सिर्फ 1/√5 माइनस 3 प्लस 3i को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस 3i से करेंगे, और सॉल्व करके इसका आंसर निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ निकालना है 1/4 माइनस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 4 प्लस 3i/4 प्लस 3i से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, i स्क्वायर मतलब -1 मिलके +1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू लिखते हैं तो 4/25 प्लस 3/25i हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करके आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चंस थे ये सारे करवा दिए गए हैं,
और ये आपका लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 में आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। बाई चांस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जितने भी भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशंस हैं वो सब आप लोग को देखने को मिले। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय एंड टेक केयर।